नमस्कार दोस्तों, पेट के इस बेहतरीन स्टैटिक जीके के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पेट परीक्षा में पूछे जाने वाले जीएस के जो सभी पार्ट होते हैं उन सभी पार्टों के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर इन प्रश्नों को आप लोग सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके पेट की एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं जो आपके पेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में जो पेट एग्जाम का डेट है काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो इस वजह से हम लोग अपनी तैयारी को अच्छे से और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो ये किस नृत्य से संबंधित है, इसका जवाब आप लोग को बताना है। तो देखिए, जो आपके बिरजू महाराज हैं वो किस नृत्य से संबंधित हैं, तो ये कथक से संबंधित है। किसी कथक से प्रसिद्ध कलाकार है, किसके? कथक के। और ये इनका अभी पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में क्या हो चुका है, इनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है, मतलब 1 साल की बात है। तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो इनका भी संबंध किससे है? कथक से है। किसका है? कथक है। और आप लोग बताएंगे कथक की कहाँ का लोक नृत्य है, कथक कहाँ का जो लोक नृत्य कथक है। तो देखिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का, तो ये उत्तर भारत का है। ठीक, पूरे उत्तर भारत का और खासकर उत्तर प्रदेश का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यूपी का भी कहीं कहीं मिल सकता है कि यूपी का जो शास्त्रीय नृत्य क्या है वो कथक है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य शास्त्रीय नृत्य से है, हेमा मालिनी का संबंध आपसे पूछ ले कि किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो देखिए, हेमा मालिनी का संबंध पूछे या फिर आपसे श्रीदेवी का संबंध पूछे, श्रीदेवी का संबंध किस लोक नृत्य से है, तो आप लोग क्या बताएंगे? मोहिनी अट्टम से है। किससे? मोहिनी अट्टम से है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये केरल का है। और आपसे पूछ ले कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, या फिर आपसे पूछ ले भरतनाट्यम के फेमस कलाकार का नाम बताइए, तो यामिनी कृष्णमूर्ति इसका नाम हो जाएगा। क्या? यामिनी कृष्णमूर्ति। तो इतनी चीजें तो आप लोग यहाँ से संबंधित प्रश्नों में आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो अब ये किसकी है? भरतनाट्यम की है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भरतनाट्यम कहाँ का? ये तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो पंडित बिरजू महाराज के जो संबंध है कथक से है। ठीक, कथक से है। और लच्छू महाराज का भी संबंध किससे है? लच्छू महाराज का भी संबंध आपसे पूछे तो ये कथक से है। ठीक, और हेमा मालिनी और श्रीदेवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है, तो ये मोहिनी अट्टम की है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य। ठीक, और लोक नृत्य ये कथक का कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर भारत का, या फिर कहीं कहीं आपको केवल यूपी भी मिल सकता है, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति ये नृत्यांगना है किसकी? भरतनाट्यम की। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु का। ठीक, तो इतनी चीजें तो आप लोग यहाँ पे रिवीजन के तौर पे याद रखेंगे, ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे विश्व भूगोल से प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये किस महाद्वीप से गुजरती है, यानी कि कहाँ से गुजरती है, यानी कि किस महाद्वीप से गुजरती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अब इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछेगा कि ब्राजील से कौन सी रेखा गुजरती है। ब्राजील एक दक्षिणी अमेरिका का देश है, यहाँ से आपसे पूछ ले कि कौन सी रेखा गुजरती है, तो यहाँ से 2 रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी? एक तो आप लोग मकर रेखा याद रखेंगे, मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। और एक आपका गुजरती है मकर रेखा, और एक आपका भूमध्य रेखा ब्राजील से गुजरती है। कौन सी रेखा? मकर रेखा और भूमध्य रेखा ब्राजील से गुजरती है। अब आपसे पूछ ले कि सूर्य कर्क रेखा पे कब होता है, सूर्य जो है वो कर्क रेखा पे कब होता है, तो सूर्य जो है कर्क रेखा पे ये होता है 21 जून को। 21 जून को कर्क रेखा पे होता है सूर्य। और यहाँ पे आपसे पूछो कौन सी नदी 2 बार काटती है कर्क रेखा को, कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, माही नदी 2 बार काटती है। और किस राज्य में काटती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत के राजस्थान राज्य में। और आपसे पूछ ले कि सूर्य मकर रेखा पे कब होता है, सूर्य
मकर रेखा पे आप लोग बताएंगे कब होता है। तो ये होता है सूर्य मकर रेखा को पे 22 दिसंबर के दिन। और इसे 2 बार कौन सी नदी काटती है मकर रेखा को? तो लिम्पोपो नदी काटती है 2 बार। कौन सी? लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है मकर रेखा को, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये अफ्रीका में काटती है। कहाँ पे? अफ्रीका में काटती है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कर्क रेखा, वहाँ पे भूमध्य रेखा पे। और भूमध्य रेखा से बात करते हैं तो आपसे पूछेगा कि भूमध्य रेखा को ये सूर्य का प्रकाश कब सीधे चमकता है। तो देखिए एक दो डेट याद रखेंगे, साल में 2 बार सीधे सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पे भूमध्य रेखा पे पड़ता है। और एक तो होता है 21 मार्च और एक होता है आपका 23 सितंबर के दिन। ठीक, ये दोनों डेट आप लोग याद रखेंगे। और ये पूछा जाएगा इसे कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कांगो नदी से 2 बार काटती है। और किस जगह पे काटती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में इसे 2 बार काटती है। तो इतनी चीजें रिवीजन करेंगे हम लोग। आपसे पूछेगा कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये किस महाद्वीप से गुजरती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ब्राजील से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? तो यहाँ से 2 रेखा, एक तो मकर रेखा गुजरती है ब्राजील से और एक भूमध्य रेखा ब्राजील से गुजरती है। बात करते हैं सूर्य कर्क रेखा पे कब होता है। तो सूर्य कर्क रेखा पे 21 जून को सीधा चमकता है। 21 जून को हम लोग विश्व योगा दिवस मनाते हैं। और फिर बताएंगे कि कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो इसे माही नदी 2 बार काटती है। किस राज्य में काटती है? भारत के। तो ये भारत के राजस्थान राज्य में काटती है। मकर रेखा पे सूर्य सीधे कब चमकता है? तो 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पे सीधे चमकता है। इसे कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी और लिम्पोपो नदी से 2 बार काटती है। ठीक, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है और ये अफ्रीका महाद्वीप में काटती है। और बात करते हैं भूमध्य रेखा पे, जिसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। और यहाँ पे सूर्य की किरण जो है 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन सीधे चमकती है साल में 2 बार। और बात करते हैं कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो इसको अफ्रीका में कांगो नदी 2 बार काटती है और ये अफ्रीका महाद्वीप में काटती है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। और ये बात करते हैं इनकी कुछ प्रसिद्ध रचना, सुभद्रा कुमारी चौहान की आपसे पूछ ले कि कुछ प्रसिद्ध रचना के बारे में बताइए। तो इनकी प्रसिद्ध रचना के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे इनका प्रसिद्ध रचना है झांसी की रानी। क्या है इनकी प्रसिद्ध रचना? झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। आप लोग पढ़े होंगे, खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसा कुछ करके था। और वीरों का वसंत कैसा हो, इनकी अगला रचना है वीरों का वसंत कैसा हो। तो वीरों का वसंत कैसा हो इनकी कुछ रचनाएं हैं। और बात करते हैं कुछ राइटरों के बारे में और उनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था, क्योंकि ये सभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे आपसे पूछ ले कि महादेवी वर्मा का वो जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म यूपी में हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ पे? फर्रुखाबाद में हुआ था। और आपसे पूछ ले कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म, तो इनका भी यूपी में ही जन्म हुआ था। और ये हुआ था इनका जन्म बनारस में। कहाँ पे? बनारस में इनका जन्म हुआ था। बनारस में इनका जन्म हुआ था। और इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन का भी आप लोग याद रख सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन का, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। और इनका जन्म भी कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। आपसे पूछेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश के यूपी में हुआ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है झांसी की रानी इनकी सबसे फेमस रचना है। और वीरों का वसंत कैसा हो इनका प्रसिद्ध रचना है। और कुछ राइटर जैसे महादेवी वर्मा का जन्म पूछ ले तो ये फर्रुखाबाद में हुआ था। और जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है ये बनारस में हुआ था। ये सभी आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है वो इलाहाबाद में, यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। तो इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बढ़ते हैं आगे। और तब तक अगर आप इस वीडियो को PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आप लोग चैनल को, वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बढ़ते हैं आगे। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा
कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है। तो ग्रह से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, हालांकि ये टॉपिक पेट का नहीं है, लेकिन मतलब और भी प्रश्नों के लिए और भी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ ले कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध है। ठीक, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। ठीक, तो और बुध को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसे ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, तो ग्रीक भाषा में इसे अपोलो कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोलो कहते हैं। और बात करते हैं और सौरमंडल का सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध के बारे में कुछ प्रश्न। और आपसे पूछ ले कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, छोटा ग्रह आपसे पूछ ले कौन सा है, तो उसका भी जवाब हो जाएगा कौन, बुध होगा जाएगा, सबसे छोटा भी ग्रह है। और बात करते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले, तो आप सभी जानते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, और सर्वाधिक जो है दैनिक तापांतर किस ग्रह पे होता है, सर्वाधिक जो है दैनिक तापांतर किस ग्रह पे होता है, तो ये बुध ग्रह पे सर्वाधिक दैनिक तापांतर बुध ग्रह पे होता है। और ये बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, ये 88 दिन का समय लगता है। सूर्य के एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। और बात करते हैं किन ग्रहों के पास आपसे पूछ ले कि उपग्रह नहीं है, तो ये दो ग्रह आप लोग याद रखेंगे। एक तो बुध ग्रह के पास उपग्रह नहीं है, और एक आपका कौन सा, शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। सबसे निकटतम सूर्य के कौन सा ग्रह है, बुध। बुध ग्रह को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, अपोलो कहते हैं। ठीक, और सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा सौरमंडल का, बुध है। और बात करते हैं सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का बृहस्पति है। ये दोनों चीज आप लोग याद रखेंगे। और हमने बताया कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर, यानी कि ये बहुत ज्यादा दिन में गर्म हो जाता है और रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर का मतलब है, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, बुध पे ही पाया जाता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने पे इसे समय कितना लगता है, मात्र 88 दिन का समय लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध को। और सबसे कम समय लेता है ये। और उपग्रह किन ग्रहों के पास नहीं है, एक तो बुध ग्रह के पास उपग्रह नहीं है और एक शुक्र ग्रह के पास उपग्रह नहीं है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो देखिए त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। किसका, बौद्धों का ये धार्मिक ग्रंथ है। ठीक, और कुछ बुद्ध धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग देख लेंगे। जैसे त्रिपिटक के बारे में, तो पिटक से सबसे पूछे पहले तो इसका अंग पूछा जाता है। तो इसके अंग 3 है। एक तो है आपका विनय पिटक, और एक है आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और एक है आपका अभिधम्म पिटक। कौन सा है, एक आपका अभिधम्म पिटक। ये तो इसके 3 अंग हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन मिलता है। ठीक, और आपसे पूछेगा कि ये किस भाषा में था, तो ये पिटक वगैरह जो भी थे ये सभी पाली भाषा में थे। पाली भाषा में आप लोग लगाएंगे क्योंकि बुद्ध धर्म की जितनी भी चीजें हैं वो सभी पाली भाषा में है। और बात करते हैं बुद्ध धर्म में, आपसे पूछ ले कि त्रिरत्न किसे कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए बुद्ध धर्म में त्रिरत्न, एक तो बुद्ध को कहा जाता है और एक धम्म को कहा जाता है, बुद्ध धम्म और संघ, ये बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अजंता की गुफा के बारे में देखेंगे। अजंता की गुफा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो है इसमें जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। किसका, जातक कथा का वर्णन मिलता है। और इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में जानकारी, किसकी, बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में जानकारी यहाँ पे मिलती है। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो यही आप लोग बताएंगे बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। क्या होता है, अगर आपसे पूछे बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति। ठीक, इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं त्रिपिटक किस धर्म का बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है, तो बौद्धों का है। त्रिपिटक के अंग कितने हैं, 3। एक तो विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और एक अभिधम्म पिटक है। ठीक, और ये जो त्रिपिटकों की जो भाषा है वो पाली भाषा में लिखी गई है। और बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हमने बताया, एक बुद्ध, धम्म और एक संघ, ये बुद्ध धर्म का त्रिरत्न है। अजंता की गुफा में कहाँ पे है, इसमें जातक कथाओं का वर्णन मिलता है और जातक कथाओं के में बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में चीजें बताई गई है। और बात करते हैं बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा किस वायु प्रदूषण के कारण होता है, तो
अम्ल वर्षा जो है सल्फर डाइऑक्साइड आप लोग ध्यान रखेंगे और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। ठीक। और अम्ल वर्षा के बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे आपसे पूछेगा कि ताजमहल क्यों दुष्प्रभावित होता है, ताजमहल क्यों दुष्प्रभावित हो जा रहा है, तो इसका कारण भी क्या है, अम्ल वर्षा ही है। क्या ताजमहल आपसे पूछे कि दुष्प्रभावित क्यों हो रहा है, तो इसका कारण भी क्या होता है, अम्ल वर्षा है। ठीक। और बात करते हैं अम्ल वर्षा के कारण ही स्टोन कैंसर होता है, यानी कि पत्थरों का क्षरण होता है, तो इसे कहते हैं क्या, स्टोन कैंसर अम्ल वर्षा के कारण होता है। और आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जो है अम्ल वर्षा कहाँ पे होती है, सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ पे होती है, तो सर्वाधिक जो है अम्ल वर्षा वो नॉर्वे देश में होती है, नॉर्वे देश में होती है। ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि संवहनी वर्षा सर्वाधिक कहाँ पे होती है, संवहनी वर्षा कहाँ पे होती है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा गया है, तो संवहनी जो वर्षा है वो सर्वाधिक विषुवतीय प्रदेशों में होती है। कहाँ पे, विषुवतीय प्रदेशों में ये क्या बोलते हैं, संवहनी वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल घना होता है और जल्दी से खूब तेजी से साथ बरसात होता है और लगातार बहुत देर तक बरसात होता है, तो इसे संवहनी वर्षा कहते हैं। और आपसे पूछे कि वर्षा का माप किससे करते हैं, तो वर्षा का माप रेन गेज से करते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि अम्ल वर्षा किन वायु प्रदूषण के कारण होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और फिर नाइट्रस ऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है, तो इसका भी जिम्मेदार कौन है, अम्ल वर्षा है। स्टोन कैंसर अम्ल वर्षा के कारण होता है, पत्थरों का क्षरण अम्ल वर्षा के कारण होता है। और जो है सर्वाधिक अम्ल वर्षा आपसे पूछ ले कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक अम्ल वर्षा वो नॉर्वे में होता है। कहाँ पे, नॉर्वे देश में होता है। और संवहनी वर्षा कहाँ पे होता है, विषुवतीय प्रदेशों में अधिकतर संवहनी वर्षा होता है, क्योंकि यहाँ पे विषुवतीय प्रदेशों में सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं और यहाँ पे पानी भाप बहुत ज़्यादा गर्म होके आसमान में जाता है और लगातार खूब तेजी के साथ धुआंधार वर्षा होती है। और वर्षा का माप किससे करते हैं, रेन गेज से वर्षा का माप करते हैं। और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। और इस विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे विजय स्तंभ के बारे में आप लोग देखेंगे, जैसे इसे क्या कहा जाता है, इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। और विजय स्तंभ के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण किसने करा था, तो इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करा था। किसका, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करा हुआ था। ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और महाराणा कुंभा आपसे पूछ ले कि ये कहाँ के शासक थे, तो महाराणा कुंभा ये मेवाड़ के शासक थे। कहाँ पे, मेवाड़ के शासक थे। और कुछ धरोहर के बारे में, जैसे आपसे पूछ ले कि हवा महल कहाँ पे स्थित है, तो हवा महल आप लोग ध्यान रखेंगे ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पे, जयपुर में। और आपसे पूछे कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है, चार मीनार कहाँ पे स्थित है, तो चार मीनार ये आप लोग ध्यान रखेंगे हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे, हैदराबाद में स्थित है। वहीं आपसे पूछ ले कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है। कहाँ पे, अमृतसर पंजाब में स्थित है। तो इतनी चीजें तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। देखिए विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। और विजय स्तंभ के बारे में कुछ जानकारी, जैसे आपसे पूछ ले कि विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो और किस नाम से जाना जाता है, इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया। और आपसे पूछे कि महाराणा कुंभा कहाँ के शासक थे, तो ये मेवाड़ के शासक थे। और हवा महल कहाँ पे स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। चार मीनार कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ पे, हैदराबाद में। और स्वर्ण मंदिर आपसे पूछ ले कहाँ पे स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कित पे, तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अब पानी के बारे में कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि धरातल पर पानी कितना है, तो धरातल पे पानी का परसेंटेज आपसे पूछेगा तो 71% धरातल पे पानी है। और आपसे पूछेगी कि पानी का हिमांक कितना होता है, तो पानी का हिमांक आप लोग ध्यान रखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और पानी का आपसे पूछे कि क्वथनांक कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि नहीं केल्विन में बताओ, तो 373 केल्विन बता देंगे तुरंत आप, 373। लेकिन अब इसमें भी नहीं मान रहा है, कह रहा है कि फारेनहाइट में बताओ, तो ये आप लोग बताएंगे 212 फारेनहाइट पे पानी क्या होता है, उबलता है। यहाँ पर डिग्री नहीं लगेगा, तो 212 फारेनहाइट पे पानी उबलता है।
और पानी का जो है अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का जो अपवर्तनांक है 1.33 होता है। अपवर्तनांक तो आप लोग पढ़े होंगे, तो 1.33। अगर आपसे पूछ ले कि पानी का क्रांतिक कोण बताइए, क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछा गया है तो इस वजह से आप लोग याद रखेंगे 4.2 आपके सभी एग्जाम में काम आएगा। तो 48.2 होता है ये आपके पानी का क्रांतिक कोण। तो देखिए पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और धरातल पे पानी कितना है, तो 71% पानी है। और हिमांक कितना है, तो पानी का हिमांक यानी कि जिस पर जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बताएंगे, या फिर 373 केल्विन या 212 फ़ारेनहाइट। और पानी का अपवर्तनांक अगर पूछे तो 1.33, क्रांतिक कोण कितना पूछे 48.2 डिग्री। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो जो है पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो शास्त्रीय संगीत से। किससे? शास्त्रीय संगीत से। अब संगीत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा कि तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो तानसेन सम्मान से 2-3 प्रश्न हैं। जैसे इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो तानसेन सम्मान इंपॉर्टेंट है, ये 1980 में शुरुआत हुई थी। और ये दिया कहाँ से जाता है तानसेन सम्मान, तो ये मध्य प्रदेश से दिया जाता है, मध्य प्रदेश से दिया जाता है। अगर आपसे पूछे किस तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। तो इतनी चीज तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं, आपसे पूछेगा कि संगीत का जनक किसे कहते हैं, तो संगीत का जनक आप लोग ध्यान रखेंगे किस वेद को कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे सामवेद को कहते हैं संगीत का जनक। और आपसे पूछेगा कि ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस से है, तो ग्रैमी पुरस्कार का संगीत से संबंध है, संगीत क्षेत्र में दिया जाता है, और ये संगीत क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और संगीत दिवस कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जाता है। संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 21 जून को दिन संगीत दिवस मनाया जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं पंडित भीम प्रसाद जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये शास्त्रीय संगीत गायक थे। क्या थे? शास्त्रीय संगीत के ये गायक थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। अब संगीत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस प्रश्न, जैसे तानसेन सम्मान, तो इसकी शुरुआत जो है 1980 से हुई, और दिया कहाँ से जाता है? मध्य प्रदेश से ये दिया जाता है। और बात करते हैं ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में जो है तानसेन सम्मान को दिया जाता है। अब बात करते हैं, आपसे पूछे कि संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, तो संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। और ग्रैमी पुरस्कार का जो संबंध है वो संगीत क्षेत्र से है। ग्रैमी पुरस्कार का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है संगीत क्षेत्र का। और संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून के दिन संगीत दिवस मनाया जाता है। कब? 21 जून के दिन। ठीक। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ, तो देखिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, ये कृत्रिम वर्षा के। और वर्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक शुद्ध जल किसका होता है, तो सर्वाधिक जो है शुद्ध जल के बारे में अगर आपसे पूछे तो सर्वाधिक शुद्ध जल वर्षा का होता है। किसका होता है? वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध होता है। ठीक। और आपसे पूछेगा कि भारत में जो है सर्दियों में वर्षा कैसे होती है, सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है भारत में, तो पश्चिमी विक्षोभ होता है भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण। क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ, सर्दियों में का विक्षोभ जो है सर्दियों में वर्षा का कारण भारत में होता है। अब बात करते हैं भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है, तो भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा वो मासीन राम में होता है, मासीन राम। और मासीन राम कहाँ पे है? ये मेघालय में स्थित है। यहाँ पे भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है। और सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाया जाता है भारत में? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाया जाता है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। सर्वाधिक जो जैव विविधता है अमेजन वर्षा वन में पाया जाता है। अमेजन वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता
पाया जाता है। और इस अमेजन वर्षा वन को क्या कहते हैं, इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि कृत्रिम वर्षा हेतु प्रमुख पदार्थ, तो ये तो था सिल्वर आयोडाइड। ठीक, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ वर्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ते हैं, जैसे सर्वाधिक शुद्ध जल किसका होता है, तो ध्यान रखेंगे वर्षा का जल होता है सर्वाधिक शुद्ध। और सर्दियों में भारत में जो वर्षा का कारण होता है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में सर्दियों में वर्षा होता है। और सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ पे होता है, तो मासिन राम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होता है, मासिन राम मेघालय में। और सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाया जाता है, तो अमेजन वर्षा वन में भारत में विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। यहाँ पे विश्व की बात करेंगे, वैसे केरल जवाब हो जाएगा। और ये पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन को कहते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विधानसभा में धन विधेयक किसके अनुमति से पेश किया जाता है। तो देखिए विधानसभा कहाँ पे होती है, राज्यों में। तो यहाँ पे क्या होते हैं राज्यों में, राज्यपाल, क्योंकि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, कार्यपालिका का जो प्रधान है राज्य में वो राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो इसकी अनुमति से क्या करते हैं, धन विधेयक को पेश करते हैं। और राज्य विधानमंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पे होगा, हमेशा राज्य में होगा, क्योंकि केंद्र का जो रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे संसद बोलते हैं। ठीक, केंद्र वाला। तो अगर आपसे पूछे कि राज्य विधानमंडल के अंग कितने हैं, तो आप लोग 3 बताएंगे। कौन कौन से, एक तो आपका हो जाएगा कौन सा, तो एक तो आपका हो जाएगा विधानसभा, विधानसभा, और एक आपका हो जाएगा विधान परिषद। 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, और एक आपका कौन सा हो जाएगा, राज्यपाल। क्या हो जाएगा, एक राज्यपाल। तो ये 3 अंग। और विधानसभा के बारे में अनुच्छेद 170, और विधान परिषद के बारे में अनुच्छेद 171, और राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 में प्रावधान दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि राज्य विधानमंडल के सदन कितने हैं, अगर आपसे पूछे राज्य विधानमंडल के सदन कितने, तो 2 बताएंगे। कौन कौन से, एक तो आपका हो जाएगा विधानसभा, एक आपका कौन सा हो जाएगा, विधानसभा, और एक आपका क्या हो जाएगा, विधान परिषद। ये हो जाएगा आपका 2 सदन। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। और विधानसभा को क्या कहते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विधानसभा को कहते हैं अस्थायी सदन। क्या कहते हैं, अस्थायी सदन या फिर निम्न सदन कहते हैं। क्या, निम्न सदन या फिर अस्थायी सदन। और विधान परिषद को क्या कहते हैं, इसे अस्थायी सदन कहते हैं और उच्च सदन भी कहते हैं। उच्च सदन, अस्थायी सदन, या फिर इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय सदन भी कहते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे क्या कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि विधानसभा में धन विधेयक किसके अनुमति से पेश किया जाता है। तो विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से पेश किया जाता है। और राज्य विधानमंडल के बारे में हम लोग, अगर आपसे पूछे कि राज्य विधानमंडल के अंग कितने, तो तुरंत जवाब 3 हो जाएगा। कौन कौन से, एक तो आपका विधानसभा, और एक आपका हो जाएगा विधान परिषद, और एक क्या हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक, ये 3 अंग हैं। विधानसभा के बारे में अनुच्छेद 170, विधान परिषद के बारे में अनुच्छेद 171, और जो है राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153। अगर आपसे पूछ ले कि जो है इसके सदन कितने होते हैं, इसमें सदन कितने होते हैं राज्य विधानमंडल में, तो 2 सदन। एक कौन सा आपका विधानसभा, और एक आपका हो जाएगा विधान परिषद। और जिसमें विधानसभा को क्या कहते हैं, अस्थायी सदन, क्योंकि ये अस्थायी नहीं होता, और निम्न सदन भी कहते हैं, और प्रथम सदन भी कहते हैं। और बात करते हैं अस्थायी सदन की, तो विधान परिषद को कहते हैं अस्थायी सदन नहीं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता, उच्च सदन कहते हैं, और इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के। जैसे आपसे पूछेगा, कह रहा है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत का कौन सा है, तो गुजरात का जो तटरेखा है सबसे लंबा है। किसका, गुजरात का। और ये बात करते हैं अब गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे आपसे पूछ ले कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात में स्थित है। जिस पे आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर कहाँ पे, गुजरात में। और कुछ परियोजना, जैसे आपसे पूछेगा कि काकरा पार परियोजना, काकरा पार परियोजना कहाँ पे है, या फिर आपसे पूछ ले कि उकाई परियोजना कहाँ पे है, उकाई परियोजना या फिर काकरा पार परियोजना। तो ये ताप्ती नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे, ताप्ती नदी पे बना हुआ है। और वो कहाँ पे बना हुआ है, तो ये गुजरात राज्य में बना हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सरदार सरोवर बांध
किस नदी पे बना हुआ है? सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पे बना हुआ है? तो ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। और कहाँ पे बना हुआ है? तो गुजरात राज्य में ये भी बना हुआ है। आपसे पूछेगा कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? गिर नेशनल पार्क तो ये भी गुजरात में स्थित है। इतनी चीजें आप लोग यहाँ से गुजरात से याद रखेंगे। जैसे आपसे पूछ लेगा कि गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है सबसे लंबी तटरेखा। सबसे छोटी पूछे तो गोवा हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। और बात करते हैं काकरा पार परियोजना कहाँ पे है? तो उकाई परियोजना। ये किस नदी पे बना हुआ है? तो ताप्ती नदी पे बना हुआ है उकाई परियोजना, काकरा पार परियोजना, और ये गुजरात में बना हुआ है। और बात करते हैं सरदार सरोवर बांध की, तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पे बना हुआ है, गुजरात में बना हुआ है। कहाँ पे? नर्मदा नदी गुजरात में बना हुआ है। और बात करते हैं गिर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसने किया था? तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किया था कोठारी आयोग ने या फिर कोठारी समिति ने किया था। इस समिति का आप लोग नाम याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कोठारी समिति का जो आपसे पूछ ले कि संबंध किससे है, तो कोठारी संबंधी का जो समिति का संबंध है ये शैक्षिक सुधार के लिए इस समिति को बनाया गया था। किससे? शैक्षिक सुधार के लिए बनाया गया था। तो इस कोठारी समिति ने किस चीज का सुझाव दिया था? ये शिक्षा व्यवस्था, ये 10+2+3 का सुझाव दिया था। किसका? 10+2+3 का सुझाव दिया था। कौन? ये कोठारी समिति। लेकिन अब क्या हो गया? अब नई शिक्षा नीति आ गई है। क्या आ गई है? नई शिक्षा नीति आ गई है। और नई शिक्षा नीति आपसे पूछे कब आई है? तो ये 2020 में आई थी। कब? 2020 में। और बात करते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में, तो ये अब क्या व्यवस्था बन गया है इसका? 5+3+3+4 का व्यवस्था हो गया। ठीक, तो ये थी आपकी नई शिक्षा नीति। और बात करते हैं इस नई शिक्षा नीति की आपसे पूछे कि सिफारिश किस समिति ने की थी, तो इसकी भी हुई थी सिफारिश। और ये पूछा जाता है कि सिफारिश किस समिति ने की थी, तो कस्तूरी रंगन समिति ने इसकी सिफारिश की थी। किसने? कस्तूरी रंगन समिति ने इसकी सिफारिश की थी। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसने किया था, तो कोठारी समिति ने किया था त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश। और ये कोठारी समिति का जो संबंध किससे है, तो कोठारी समिति का संबंध शैक्षिक सुधारों से है। और इसने किस चीज का सुझाव दिया? इन्हें 10+2+3 का सुझाव दिया और काफी समय तक ये सुझाव चला भी। और अब आ गया है नई शिक्षा नीति। आया कब? 2020 में आया है। और इसने सुझाव दिया 5+3+3+4 की। और ये सिफारिश किसने किया था? कस्तूरी रंगन समिति ने के सिफारिश पर नई शिक्षा नीति आई है। और बात करते हैं इस व्यवस्था को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि पानी के बहाव के लिए सहायक बल। तो पानी के बहाव के लिए हमेशा घर्षण बल सहायक होता है। कौन सा बल सहायक होता है? घर्षण बल। कुछ घर्षण बल के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि कोई वस्तु अगर सरकती है तो सरकती हुई वस्तु में कौन सी घर्षण होगी? सरकती हुई वस्तु में कौन सी घर्षण होगी? तो इसमें घर्षण होता है सर्पी घर्षण। कौन सा घर्षण? सर्पी घर्षण होता है। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पे सरकती है तो उसे सर्पी घर्षण कहते हैं, या फिर इसे स्लाइडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइडिंग भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर कोई वस्तु दूसरे के वस्तु के सतह पे लुढ़क रही है, यानी कि लुढ़कती हुई वस्तु में कौन सी घर्षण होती है? लुढ़कती हुई वस्तु में कौन सी घर्षण होती है? तो इसमें होती है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण। और आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि कौन सा घर्षण सबसे कम होता है, यानी कि सबसे कम किस घर्षण में सबसे कम घर्षण होता है, यानी कि कम घर्षण होता है। तो लोटनिक घर्षण में सबसे कम होता है। लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम घर्षण। अगर आप गाड़ी में हैं और गाड़ी में आप ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक है, तब कौन सा घर्षण होगा? तो होगा, ये भी घर्षण का एग्जाम्पल है। गाड़ी में ब्रेक लगना ये भी घर्षण का एग्जाम्पल है। अगर घर्षण ना हो तो गाड़ी में ब्रेक नहीं लग सकता, गाड़ी नहीं रुक सकती। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि पानी के बहाव के लिए सहायक बल कौन सा है? घर्षण बल के कारण पानी बहता है। अगर आप कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पे सरक रही है तो सरकती हुई वस्तु पे सर्पी घर्षण होता है, स्लाइडिंग या फिर स्लाइडिंग कह सकते हैं। तो स्लाइडिंग का जो वो आप लोग फोन भी देखे होंगे, स्लाइडिंग का आता है, ऐसे स्लाइड करने पे खुलता है, सैमसंग वगैरह बनाती है। बात करते हैं लुढ़कती हुई वस्तु में कौन सी घर्षण होती है, तो लोटनिक घर्षण लुढ़कती हुई वस्तु में, और सबसे कम घर्षण लोटनिक घर्षण ये होता है। और गाड़ी में ब्रेक लगाना भी ये घर्षण कारण भी संभव हो पाता है।
मुगलों ने किसके समय में भारत पर आक्रमण किया था? तो देखिए मुगलों ने इल्तुतमिश के समय पे भारत में आक्रमण किया था। किसके? इल्तुतमिश के समय पे मंगोलों ने भारत पे आक्रमण किया था। और मंगोलों के जो आक्रमण था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मंगोलों के आक्रमण का नेतृत्व खुद किया था चंगेज खान। इसका नेतृत्व किसने किया था? चंगेज खां इसका नेतृत्व किया था। और एक चंगेज खां जो था वो मंगोल था और ये स्वयं को क्या मानता था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इस स्वयं को ईश्वर का अभिशाप मानता है। क्या? ईश्वर का अभिशाप कह के पुकारता था, क्योंकि बहुत क्रूर स्वभाव का था और सब लोग ईश्वर का धनी मानते हैं, दुआ मानते हैं, तो ये ईश्वर का अभिशाप मानता था। अब बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो इल्तुतमिश का वंश कौन सा था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का? गुलाम वंश का शासक था। और या फिर गुलाम वंश को ही क्या कहते हैं? मामलूक वंश कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत बच्चों को पता नहीं होता। गुलाम वंश को ही क्या कहते हैं? मामलूक वंश। और इल्तुतमिश ही क्या थे? ये रजिया के पिता थे। रजिया के पिता का नाम क्या था? तो रजिया के पिता का नाम इल्तुतमिश था। ठीक। और इस इल्तुतमिश ने कौन सी प्रथा का शुरुआत की थी? तो ये इक्ता प्रथा का शुरुआत की था। किसका? इक्ता प्रथा शुरू करने वाले कौन थे? इल्तुतमिश ही थे। तो इतनी चीजें आप लोग इल्तुतमिश से याद रखेंगे। जैसे मंगोलों ने किसके समय पे भारत पे आक्रमण किया? तो मंगोलों ने सर्वप्रथम इल्तुतमिश के समय पे आक्रमण किया। और मंगोलों का जो आक्रमण था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? चंगेज खां कर रहा था। मंगोलों का हेड था भाई चंगेज खां, ये नेतृत्व कर रहा था। और इस स्वयं को क्या मानता था? ईश्वर का अभिशाप मानता था। क्या मानता था? ईश्वर का अभिशाप। और यहाँ पे इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का शासक था, या फिर आप लोग याद रखेंगे मामलूक वंश को ही गुलाम वंश कहते हैं। रजिया सुल्तान के पिता थे इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान के कौन थे? पिता थे। और इसने इक्ता प्रथा की भी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, जो एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल 1857 के विद्रोह के समय। और बात करते हैं ये 1857 का विद्रोह आपसे पूछ लेगी कि प्रारंभ कब हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 का जो विद्रोह है 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। और ये पूछा जाता है कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे मेरठ से शुरू हुई थी। अब बात करते हैं लखनऊ के बारे में। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि किसी जगह से नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से जो नेतृत्व करने वाली कौन थी? बेगम हजरत महल थी। कौन थी? बेगम हजरत महल। इन्होंने 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व कहाँ से किया था? ये आपके कहाँ से नेतृत्व की थी? ये लखनऊ से नेतृत्व की थी बेगम हजरत महल। और आपसे पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति से कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? कानपुर से नेतृत्व कौन किए थे? तो तात्या टोपे जी थे, कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। कौन? तात्या टोपे। और आपसे पूछ ले कि 1857 की क्रांति को बरेली से कौन नेतृत्व कर रहे थे? बरेली से नेतृत्व तो खान बहादुर बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ से? खान बहादुर कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? बरेली से। और 1857 की क्रांति का प्रतीक भी आप लोग याद रखेंगे, तो रोटी और कमल इसका प्रतीक था। रोटी एंड कमल इसका प्रतीक था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। और ये 1857 का विद्रोह कब से प्रारंभ हुआ? तो 10 मई 1857 को मेरठ से ये शुरू हुआ था। और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि कुछ प्रमुख जगहों से नेतृत्व किसने किया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए लखनऊ से नेतृत्व किसने करा था? तो लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। और कानपुर से नेतृत्व 1857 की क्रांति का तात्या टोपे ने किया था। और बरेली से नेतृत्व खान बहादुर ने किया था। और जो है आपको प्रतीक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, रोटी और कमल था 1857 की क्रांति का प्रतीक। करीबा बांध किस नदी पे बना हुआ है? प्रतीक मतलब वही सिंबल। तो ये जाम्बेजी नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? जाम्बेजी नदी पे बना हुआ है करीबा बांध। तो अब कुछ चीजों के जैसे आपसे पूछे कि विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो जो है विक्टोरिया
जलप्रपात। तो क्यों यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि ये भी किस नदी पे स्थित है, जाम्बेजी नदी पे स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, जाम्बेजी नदी पे स्थित है और जाम्बिया में स्थित है। कहाँ पे, जाम्बिया ये कंट्री है और दक्षिण अफ्रीका की, यहाँ पे स्थित है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है, बता दीजिए। विक्टोरिया झील के बारे में अगर आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो ये अफ्रीका में स्थित है। लेकिन आपसे पूछ लेगा कि अगर आपसे पूछे कि विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, तो जो है विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगर आपसे पूछ लेगा कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है, तो विक्टोरिया मेमोरियल के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे, कोलकाता। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे आपसे पूछेगा कि करीबाबाद किस नदी पे बना हुआ है, तो आप लोग सीधे बताएंगे जाम्बेजी नदी पे अफ्रीका में बना हुआ है। कहाँ पे, अफ्रीका में बना हुआ है। और विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है, तो ये भी जाम्बेजी नदी पे जाम्बिया में बना हुआ है। ठीक, जाम्बेजी नदी पे जाम्बिया में बना हुआ है। और विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है, तो ये अफ्रीका में स्थित है। लेकिन आप विक्टोरिया मरुस्थल पूछ ले तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, विक्टोरिया मरुस्थल। और विक्टोरिया मेमोरियल पूछ ले कहाँ पे स्थित है, तो ये कोलकाता में। सारे का जवाब अलग अलग है, आप लोग ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करा था, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने किया था। किसने, विवेकानंद जी ने। और 1897 में किया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया था, इसका हेडक्वार्टर इन्होंने बनाया था वेलूर मठ। और वेलूर मठ कहाँ पे पड़ता है, वेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर बनाया था। और वेलूर मठ कहाँ पे है, ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे, कोलकाता में। और बात करते हैं विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में भी बात करेंगे। विश्व धर्म सम्मेलन, तो विश्व धर्म सम्मेलन जो है 1893 में हुआ था। कब हुआ था, 1893 में। यहाँ से भारत से कौन गए थे, भारत की तरफ से कौन गए थे, विवेकानंद जी गए थे। कौन, विवेकानंद जी इसका नेतृत्व करे थे। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए रामकृष्ण मिशन कौन थे, ये रामकृष्ण जो है वो रामकृष्ण जो परमहंस थे, ये विवेकानंद के कौन थे, गुरु थे, विवेकानंद के गुरु थे। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने किया, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया। और हेडक्वार्टर इसका वेलूर मठ कर्नाटक में बनाया। कहाँ पे, वेलूर मठ कर्नाटक में बनाया था। और बात करते हैं विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में, तो ये 1893 में हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन। और ये भारत से विवेकानंद भाग लेने गए थे। और ये विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ये अगर पूछा जाए तो ये शिकागो में हुआ था। कहाँ पे, शिकागो में हुआ था। शिकागो कहाँ पे है, अमेरिका में स्थित है। रामकृष्ण परमहंस कौन थे, ये विवेकानंद के गुरु थे। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। शिकागो अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बादल फटने का क्या अर्थ है, तो भारी तूफान के साथ वर्षा जब होती है तो उसे कहा जाता है कि बादल फट गया। क्या कहा जाता है, वर्षा होती है जब भारी तूफान के साथ। कैसी वर्षा, भारी तूफान के साथ भारी जब वर्षा होती है तो उसे क्या कहते हैं, बादल फट गया। ठीक, और अब बादलों के बारे में कुछ प्रश्न, जैसे आपसे पूछे कि बादल की दिशा और गति का माप किसे कहते हैं, बादल की दिशा और गति का जो है माप किस मीटर से करते हैं, तो इसका मापन जो है नेफोमीटर से करते हैं। किससे, नेफोमीटर से। इसका किस मीटर से इसका मापन करते हैं, नेफोमीटर से इसका मापन होते हैं। और बात करते हैं बादल, आप लोग देखते होंगे कि बादल तैरते क्यों हैं, तो ये तैरते किसकी वजह से होते हैं, तो ये निम्न घनत्व के कारण। निम्न घनत्व का मतलब इनके अणुओं के बीच कम घनत्व होता है, तो इस वजह से जैसे हवा तैरता है कम घनत्व के कारण अणुओं के मध्य, वो सारी धुआं तैरता है, वैसे ही क्या तैरता है, आपका बादल भी तैरता रहता है। ठीक, अगर आपके वायु दाब में अचानक कमी आ जाती है तो किस चीज़ का संकेत होता है, तो वायु दाब में अचानक जो है कमी का संकेत किसका होता है, तो ये होता है तूफानी मौसम का संबंध। किससे, तूफानी मौसम का संकेत होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं बादल फटने का अर्थ, भारी तूफान के साथ क्या है, भारी वर्षा, बादल फटने का आशय है। और बादल का दिशा और गति का मापन किसे कहते हैं, तो इसका नेफोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, नेफोमीटर से मापते हैं। अगर आपसे पूछे कि बादल तैरते क्यों हैं, तो इनके अणुओं के बीच निम्न घनत्व यानी कि कम आकर्षण बल होता है, इस वजह से बादल तैरते हैं। और
बैरोमीटर में अचानक कमी किस चीज़ का संकेत होता है? तो ये तूफानी मौसम का संकेत होता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आगरा की स्थापना किसने की थी, तो आगरा की स्थापना करने वाले सिकंदर लोदी हैं और इसकी स्थापना इन्होंने किया था 1504 में। और इसने आगरा को क्या बनाया था? इसने बनाया था आगरा को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? इसने आगरा को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। तो इसी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कि सिकंदर लोदी के बारे में। तो जैसे आपसे पूछेगा कि सिकंदर लोदी का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो सिकंदर लोदी का जो है आपसे पूछे कि वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम था निजाम खां। निजाम खां। लेकिन आपसे पूछेगा कि गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखा करता था? गुलरुखी नाम से कविता कौन लिखा करता था? तो वो गुलरुखी नाम से कविता लिखा करता था कौन? यही सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी ये गुलमुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने किस भाषा में वो कविताएं अपने लिखी, तो ये भी पूछा जाता है। तो ये फारसी भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? फारसी भाषा में। और गज ए सिकंदरी किसने चलाया था? गज ए सिकंदरी भी किसने चलाया था? तो वो सिकंदर लोदी ने ही चलाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने चलाया था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करा था, 1504 में करा था। इसने अपनी आगरा को क्या बनाया था? राजधानी। इसका वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां था। और गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखा करता था। और ये बात करते हैं सिकंदर लोदी लिखा करता था फारसी भाषा में, ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। और गज ए सिकंदरी का संबंध किससे है? सिकंदर लोदी ने शुरू किया था गज ए सिकंदरी। ठीक, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। का किसकी? हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है वो आपके मधुशाला है। और कुछ रचना के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि मेघदूत किसकी रचना है, तो मेघदूत जो कालिदास की रचना है। किसकी? कालिदास की रचना है मेघदूत। और बात करते हैं गोदान किसकी रचना है? गोदान तो वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। और बात करते हैं रजत रंगिनी, आपसे पूछ ले किसकी रचना है? रजत रंगिनी आपसे पूछ ले किसकी रचना है? तो रजत रंगिनी जो है कल्हड़ की रचना है। किसकी? कल्हड़ की। और पद्मावत आपसे पूछ ले किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। और मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। रजत रंगिनी जो है किसकी रचना है? तो रजत रंगिनी जो है वो कल्हड़ की रचना है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और वांडीवास का युद्ध 1760 इंपॉर्टेंट है। वांडीवास का युद्ध, तो ये क्या हुआ? वांडीवास का युद्ध में क्या हुआ? तो ब्रिटिश का क्या हो गया था? ब्रिटिश का क्या हो गया था? तो ब्रिटिश ने क्या करा था? ब्रिटिश ने क्या हुआ था? वो फ्रांसीसी को हराया था। किससे? फ्रांसीसी को हराया था। ब्रिटिश ने क्या करा था? वो फ्रांसीसियों को हराया था ब्रिटिश ने। ठीक, और इस वांडीवास का युद्ध में वो अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? यानी कि ब्रिटिश लोगों का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकूट कर रहे थे। कौन? आयरकूट कर रहे थे। और फ्रांसिस की तरफ से जो नेतृत्व करता थे कौन थे? फ्रांसिस की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? पाली नहीं, लाली नाम है। और इसका नेतृत्व किसने करा था? लाली ने किया था। ठीक, फ्रांसीसियों का जो नेतृत्व है वो लाली ने किया था। और बात करते हैं इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? वांडीवास के युद्ध का परिणाम भी तो जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो परिणाम क्या होता है? 1761 को क्या होता है? 1761 को पांडिचेरी का क्या होता है? अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है।
पांडिचेरी पर क्या हो जाता है, अंग्रेज का अधिकार हो जाता है, अंग्रेज का अधिकार हो जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि वानडीवास का ये 1760 किस क्या में परिणाम क्या हुआ, तो ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को क्या कर दिया था, हरा दिया था। और ब्रिटिश लोगों का नेतृत्व आयरकूट कर रहे थे और फ्रांसीसियों का जो नेतृत्व लाली नामक एक व्यक्ति ने किया था। और परिणाम क्या हुआ था, 1761 में क्या होता, पांडिचेरी पे वो अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पांडिचेरी पे किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ओलंपिक खेल सर्वप्रथम आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो ओलंपिक खेलों का जो सर्वप्रथम आयोजन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एथेंस में हुआ था। ओलंपिक खेल सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था आपके एथेंस से। ठीक, 1896 में। और अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक खेल में आपसे पूछे कि मशाल जलाना कब शुरू हुआ था, मशाल जलाना शुरू कब हुआ था ओलंपिक खेल में, तो ये 1928 से हुआ था। कब, 1928 से शुरू हुआ था। और बात करते हैं ओलंपिक में जो है 5 छल्ले लगे होते हैं। ओलंपिक के जो सिंबल है, इस तरह से ऐसे ऐसे करके, इस तरह से आप देखे होंगे 5 छल्ले लगे होते हैं। और ये 5 जो है छल्ले, ये किस चीज का प्रतीक होते हैं, तो 5 छल्ले वो जो है 5 महाद्वीप का प्रतीक होते हैं। किसका, 5 महाद्वीप का प्रतीक होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि इन 5 छल्लों के रंग कौन कौन से हैं, तो देखिए लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, काला। और एक आपका पीला हो जाएगा, और एक आपका कौन सा, नीला। ये 5 कलर होते हैं जो वहाँ पे 5 छल्ले होते हैं, उनके कलर के बारे में 5 कलर होते हैं। और ओलंपिक खेलों का आपसे पूछ ले कि आयोजन कितने वर्षों पे होता है, तो ये आयोजन जो है 6 वर्ष पे होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है 4 वर्ष पे होता है। कितने वर्ष पे, 4 वर्ष पे होता है। तो देख लेते ओलंपिक खेल का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ पे हुआ था, एथेंस में, 1896 में। अगर आपसे पूछे ओलंपिक में मशाल जलाना शुरू कब हुआ था, तो 1928 के ओलंपिक से मशाल जलाना भी शुरू हुआ था। ओलंपिक में छल्ले कितने होते हैं, ओलंपिक के सिंबल में छल्ले 5 होते हैं। और इन 5 छल्ले 5 महाद्वीप का प्रतीक होते हैं। और जैसे आपका हो गया लाल, हो गया हरा, हो गया काला, हो गया पीला हो गया और नीला हो गया। ये हैं आपके 5 प्रतीक। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नीता अंबानी बनाई गई है। कौन, नीता अंबानी बनी थी। ठीक, तो ये भी आप लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 1894 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है। और जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की बात करते हैं, प्रतियोगिता शुरू कब हुई थी, तो अभी हमने बताया था कि ये प्रतियोगिता कब शुरू हुई थी, तो 1896 से हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, एथेंस से शुरू हुई थी। कहाँ पे, एथेंस से। और वहीं आप लोग ध्यान रखेंगे, आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है। किसको, पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है आधुनिक ओलंपिक के जनक। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति की जो प्रथम महिला सदस्य कौन बनी थी, तो नीता अंबानी बनी थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला सदस्य। स्थापना कब हुई थी, तो 1894 में हुई थी। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लुसाने, स्विट्जरलैंड में। प्रतियोगिता के बारे में, तो 1896 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ओलंपिक प्रतियोगिता शुरू हुई थी। और बात करते हैं वो क्या बोलते हैं, आधुनिक ओलंपिक के जनक किसे कहा जाता है, तो पियरे डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मानव नेत्र किस लेंस की तरह कार्य करता है, तो जो है मानव लेंस जो है वो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। किस लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह काम करता है। अगर कुछ मानव नेत्र से कुछ प्रश्न, जैसे आपसे पूछ लेगा क्या कि नेत्र दान में कौन सी चीजें दान की जाती है, तो नेत्र दान में जो है वो हमेशा कॉर्निया को दान किया जाता है। किसकी दान किया जाता है, कॉर्निया को दान किया जाता है।
और बात करते हैं लेंस रेटिना के बीच की जो स्थान है, लेंस एंड रेटिना का बीच का जो रिक्त स्थान है उसे क्या कहते हैं, उसमें क्या भरा होता है, कचाव द्रव भरा होता है। उसमें क्या भरा होता है, कचाव द्रव भरा होता है। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग बताएंगे कि केचुए में कितनी आंख होती हैं, केचुए में आंख कितनी होती हैं। अगर आपसे पूछेगा कि केचुए में दिल कितनी होती हैं, तो हमने बता दिया इसमें 4 दिल होते हैं, चैम्बर नहीं 4 दिल होते हैं। अगर आंख पूछे केचुए में कितनी होती हैं, तो केचुए में ये आंख नहीं होती, ठीक, आंख नहीं होती, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, केचुए में आंख नहीं होती है। और बात करते हैं, आपसे पूछेगा कि ट्रेकोमा रोग का संबंध किससे है, तो ट्रेकोमा रोग आपसे पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले कि ग्लूकोमा रोग, ग्लूकोमा रोग, ट्रेकोमा रोग, मोतियाबिंदु, और ये सभी किससे संबंधित है, ये आंख से संबंधित बीमारी है। आंख से, वरांधता भी आंख से भी संबंधित बीमारी है। तो देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे, आपसे पूछे मानव नेत्र किस लेंस की तरह, तो ये था हमारा प्रश्न कि उत्तर लेंस की तरह बिहेव करता है। और नेत्रदान में बात करते हैं कौन सी भाग को दान किया जाता है, तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। लेंस और रेटिना का रिक्त स्थान क्या कहलाता है, तो कचाव द्रव कहलाता है, नेत्र और रेटिना के बीच का रिक्त स्थान। बात करते हैं केचुए की में आंख कितनी होती हैं, तो इसमें आंखें नहीं होती केचुए में। और बात करते हैं केचुए में दिल कितना होता है, 4 ठो होता है। और ट्रेकोमा रोग और ग्लूकोमा रोग का संबंध किससे है, आंख से है। ट्रेकोमा रोग और ग्लूकोमा रोग का संबंध आंख से है, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, और वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्लास का ही पीडीएफ पड़ा रहता है। और बात करते हैं कमेंट के बारे में, तो कमेंट आप लोग करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है भारत में 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, तो 1 रुपये के नोट पे भारत पे हस्ताक्षर जो है वित्त सचिव के होते हैं। किसके, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और आपसे पूछेगा कि भारत में अधिकतम कितने रुपए के सिक्के छापे जा सकते हैं, भारत में अधिकतम कितने रुपए के सिक्के छापे जा सकते हैं, तो भारत में अधिकतम 1000 रुपए के सिक्के छापे जा सकते हैं। और बात करते हैं ये चांदी का टंका किस शासक ने चलवाया था, चांदी का टंका आपसे पूछे कौन सा शासक चलवाया था, या फिर आपसे पूछेगा कि तांबे का जीतल कौन सा शासक चलवाया था, तांबे का जीतल कौन सा शासक चलवाया था, तो ये चलवाया था कौन, ये दोनों चलवाए थे इल्तुतमिश ने। कौन, इल्तुतमिश ने चलाया था, ठीक। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि भारत में 1 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और अधिकतम कितने रुपए के भारत में सिक्के छापे जा सकते हैं, तो 1000 रुपए के अधिकतम भारत में सिक्के छापे जा सकते हैं, ठीक। और बात करते हैं चांदी का टंका चलाने वाला शासक इल्तुतमिश था, और तांबे का जीतल चलाने वाला शासक, दोनों याद रखेंगे, इल्तुतमिश था, पूछा जाता है एग्जाम में। अब बात करते हैं 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था, तो निजामुद्दीन औलिया 7 सुल्तानों का शासक देखा था। कौन, 7 सुल्तानों का शासन निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। और निजामुद्दीन औलिया के बारे में ध्यान रखेंगे, इन्हें क्या कहा जाता है, निजामुद्दीन औलिया को, इन्हें महबूब ए इलाही कहा जाता है, महबूब ए इलाही कहा जाता है, महबूब ए इलाही कहा जाता है। महबूब ए इलाही का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है अल्लाह के प्रिय। क्या अर्थ होता है, अल्लाह के प्रिय इसका अर्थ होता है, ठीक। तो अब बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया को, तो ये कौन थे, ये खुसरो के गुरु थे। खुसरो के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, गजलों का जनक, तबलों का जनक, ये सभी कौन है, खुसरो के गुरु, उर्दू कविताओं का जनक,
ये सभी किसे माना जाता है? खुसरो को माना जाता है। और निजामुद्दीन औलिया कौन है? खुसरो के गुरु हैं। ठीक, ये भी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कि निजामुद्दीन औलिया एक अपना स्टेटमेंट दिए थे। इन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है। क्या? दिल्ली अभी दूर है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दिल्ली अभी दूर है को किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानने वाला शासक कौन था? तो इन्हें शत्रु मानता था गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक इन्हें शत्रु मानता था। निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक में दोनों में पटता नहीं था, ये जान लीजिए। इस वजह से ये गयासुद्दीन तुगलक क्या इन्हें अपना शत्रु मानता था। और निजामुद्दीन औलिया के बारे में आपसे पूछेगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1325 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 1325 में। तो निजामुद्दीन औलिया से इतनी प्रश्न है, आप लोग ध्यान। जैसे 7 सुल्तानों के शासनकाल किसने देखा था? तो निजामुद्दीन औलिया काफी जो मैच्योर थे और काफी ओल्ड थे, वे निजामुद्दीन औलिया इन्होंने 7 दिल्ली सुल्तानों का शासनकाल देखा था अपने पूरे जीवन में। बात करते हैं खुसरो के, ये गुरु थे। निजामुद्दीन औलिया खुसरो के गुरु थे। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें महबूब ए इलाही कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? अल्लाह के प्रिय होता है। ठीक, और इन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ठीक, दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानने वाले कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। ठीक, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1325 में हुई थी। एगमार्क क्या है? तो एगमार्क जो है कृषि और जो है भोज्य पदार्थों की शुद्धता को बताता है। कृषि या फिर आप लोग ध्यान रखेंगे भोज्य पदार्थों की क्या बोलते हैं? पदार्थों की शुद्धता का इंडिकेशन होता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भोज्य पदार्थों की शुद्धता का क्या होता है? एक सूचकांक होता है, सूचक होता है। ठीक, तो वो बोलते हैं आपको एगमार्क बोलते हैं। ठीक, शुद्धता का सूचक आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय एगमार्क संस्थान कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछेगा कि केंद्रीय एगमार्क संस्थान या फिर केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पुणे में नागपुर में स्थित है। कहाँ पे? नागपुर में स्थित है। और इको मार्क किसे कहते हैं? इको मार्क किसे कहते हैं? तो पर्यावरण के अनुकूल के लिए क्या बोलते हैं? पर्यावरण के अनुकूल को इंडिकेशन करता है। क्या? पर्यावरण के अनुकूल को इंडिकेशन करता है इको मार्क। और एग मार्क क्या करता है? कृषि और भोज्य पदार्थों की शुद्धता को दर्शाता है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे एग मार्क क्या करता है? कृषि और भोज्य पदार्थों की शुद्धता का संकेत होता है। और एगमार्क संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप लोग जानेंगे। इको मार्क किसको दर्शाता है? तो जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है उसका इंडिकेशन क्या होता है? इको मार्क होता है। बहमनी राज्य की स्थापना किसने करा था? तो बहमनी राज्य की जो स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1317 में, बहमनी राज्य की स्थापना। और बहमनी राज्य की बात करें, इसकी स्थापना किसने किया था? स्थापना किसने किया था? तो बहमनी राज्य का जो स्थापना है हसन बहमन साहब ने किया था। हसन बहमन शाह ने किया था। इसे क्या कहा जाता है? इसे हसन गंगू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हसन गंगू भी कहा जाता है। और ये बहमनी साम्राज्य की आपसे पूछे कि राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा थी। इसकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा बहमनी राज्य की राजधानी थी। और बात करते हैं बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो बहमनी राज्य की जो मुद्रा थी हुड़ कही जाती थी। ठीक, और बात करते हैं बहमनी राज्य में एक इटली का यात्री आया था। बहमनी राज्य में एक रूस की यात्री आया था। रूस का यात्री आया था जिसका क्या नाम था? इसका नाम था निकेतन। क्या था? निकेतन इसका नाम था। तो ये भी पूछा जाता है कि बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री आया था? तो निकेतन आया था। कब आया था? 1417 में आया था। कब? 1417 में। और बहमनी राज्य का जो है अंतिम शासक कौन था? बहमनी राज्य का अगर अंतिम शासक पूछे तो कलीमुल्लाह था। बहमनी राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1317 में।
1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना कौन किए थे? हसन बहमन शाह किए थे, जिनका क्या नाम था? हसन गंगूबी ने कहा जाता है। बहमनी राज्य की जो राजधानी थी गुलबर्गा थी और बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? हुड थी। बहमनी राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था और बहमनी राज्य में एक रूसी यात्री आता जिसका क्या नाम था? निकेतन था। ये बात रखेंगे आप लोग ध्यान। 1417 में आया था। फिरोज द फॉरगेटन गांधी के लेखक कौन है? तो फिरोज द फॉरगेटन गांधी के लेखक बर्टिल फाल्क हैं। कौन है? बर्टिल फाल्क थे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये किसकी है? तो सत्य के साथ जो है मेरा प्रयोग ये महात्मा गांधी की है। किसकी? महात्मा गांधी की है। तो पुस्तक ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये पुस्तक है आपके ये चार्ल्स डार्विन की। किसकी? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। और कुछ पुस्तक के बारे में जैसे आप पूछा जाता है जो एग्जाम में, गोल्डन गेट किसकी पुस्तक है? या फिर आपसे पूछेगा कि ये सुटेबल बॉय किसकी पुस्तक है? सुटेबल बॉय किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है विक्रम सेठ की। किसकी है? विक्रम सेठ की पुस्तक है। ठीक, अगर आपसे पूछेगा कि एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? तो एग्जाम वॉरियर आपके नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। किसकी? नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि फिरोज द फॉरगेटन गांधी किसके लेखक हैं? तो बर्टिल फाल्क के इसके लेखक है। और बात करें सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ भी इसे कहा जाता है। ओरिजिन ऑफ सेपियंस किसकी पुस्तक है? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ सेपियंस। और गोल्डन गेट पुस्तक और सुटेबल बॉय ये किसकी पुस्तक है? तो विक्रम सेठ की पुस्तक है। एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? तो नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। हमारा अगला प्रश्न है कि अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर हमला किसने किया था? तो अमेरिका के जो नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पे आक्रमण किया था जापान ने। कब जापान ने आक्रमण कब करा था? तो 1941 को इसमें आक्रमण करा था जापान ने। क्यों? अब ये वही लोग जानेंगे, लेकिन अब बात करते हैं अमेरिका ने अलास्का कब खरीदा था। अमेरिका के बारे में, अमेरिका ने अलास्का कब खरीदा था? तो ये ध्यान रखेंगे, अमेरिका ने अलास्का खरीदा था ये 1867 में। और किससे खरीदा था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अमेरिका ने सीधे अलास्का को खरीदा था रूस से खरीदा था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि अमेरिका की खोज किसने करा था? अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका की जो खोज है वो 1492 में कोलंबस ने किया था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में किया था। और अमेरिका की अगर आपसे पूछे कि पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं। तो इतनी चीजें आप लोग अमेरिका से याद रखेंगे। जैसे अमेरिका के नौसैनिक बेस पर हार्बर पर हमला किसने करा था? तो इस पे हमला किया था जापान 1941 को। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका ने अलास्का को खरीदा किससे था? तो अमेरिका ने अलास्का को 1867 में वो भी रूस से खरीदा था। और आपसे पूछे कि अमेरिका की खोज किसने करा था? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने करा था और 1492 में किया था। अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक, बात करते हैं कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इम्पोर्टेंट है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं। और भी कुछ दर्शन के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। जैसे आपसे पूछेगा कि न्याय दर्शन के बारे में, न्याय दर्शन किस पे आधारित है? तो न्याय दर्शन जो है वो आधारित किस पे है? ये उपनिषद पे आधारित है। किस पे? उपनिषद पे ये आधारित है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ दर्शन के बारे में और उसके संस्थापक, जैसे आपसे पूछेगा कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि है। कौन? कपिल मुनि है सांख्य दर्शन के संस्थापक। एग्जाम में पूछेगा कि मीमांस दर्शन के संस्थापक कौन थे? मीमांस दर्शन के संस्थापक कौन है? तो मीमांस दर्शन के संस्थापक भी आप लोग याद रखेंगे जैमिनी है।
और बात करते हैं, आपसे पूछेगा कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है। योग दर्शन के संस्थापक कौन है, तो पतंजलि हैं योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। और बात करते हैं वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है, वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है, तो बादरायण है। जो है वेदांत दर्शन के संस्थापक बादरायण है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि थे। और बात करते हैं न्याय दर्शन आधारित किसकी पे थी, तो उपनिषद पे आधारित थी। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे कपिल मुनि माने जाते हैं। मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी माने जाते हैं। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि माने जाते हैं। और वेदांत दर्शन के संस्थापक बादरायण माने जाते हैं। भारत माता मंदिर कहाँ पे स्थित है भारत में, तो वाराणसी में स्थित है। भारत माता मंदिर वाराणसी कहाँ पे, यूपी में। भारत माता मंदिर के बारे में इसका वास्तुकार आप लोग बताएंगे या फिर चित्रकार बताएंगे, तो वास्तुकार कौन थे, तो अवनींद्र नाथ थे इसके वास्तुकार। कौन थे, अवनींद्र नाथ थे इसके वास्तुकार भारत माता मंदिर के। ठीक, तो अब बात करते हैं कुछ मंदिर के बारे में भारत में। जैसे आपसे पूछेगा कि सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, सूर्य मंदिर, तो इसे भी क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं ब्लैक पैगोडा। क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और ये स्थित कहाँ पे है, ये आपके उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है। ठीक, अब बात करते हैं कुछ मंदिर के। जैसे आपसे पूछेगा कि खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है, खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो खजुराहो मंदिर भी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। और बात करते हैं, आपसे पूछेगा कि कामाख्या माता मंदिर कहाँ पे स्थित है, कामाख्या माता मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो कामाख्या माता मंदिर ये ध्यान रखेंगे असम में स्थित है। और मीनाक्षी मंदिर आप लोग ध्यान रखेंगे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। कहाँ पे, मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। मदुरई कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। भारत माता मंदिर कहाँ पे, वाराणसी में स्थित है उत्तर प्रदेश में। और भारत माता मंदिर के वास्तुकार आपसे पूछ ले कौन थे, तो अवनींद्र नाथ इसके वास्तुकार थे। सूर्य मंदिर के बारे में जिसे क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। खजुराहो मंदिर के बारे में जिसे क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है। और बात करते हैं कामाख्या माता मंदिर जो है असम में स्थित है। और मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ये ऋग्वेद में हुआ था। कहाँ पे, ऋग्वेद में हुआ था। और ऋग्वेद से इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न है। जैसे आपसे पूछे कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किस मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मिलता है, तो वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में होता है। अब ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद कैसा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के बारे में आपसे ध्यान रखेंगे, आपसे पूछे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय और कौशितकी है। कौन, ऐतरेय और कौशितकी है। ठीक, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। और ऋग्वेद में आपसे पूछेगा कि उपवेद कौन सा है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आर्यवेद है ऋग्वेद का उपवेद। कौन सा, आर्यवेद है ऋग्वेद का उपवेद। और ऋग्वेद में आपसे पूछे सूक्त कितनी है, तो 1028 ऋग्वेद में सूक्त है। और ऋग्वेद की उपयोगी नदी कौन सी है, ऋग्वेद की उपयोगी नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी ऋग्वेद की सबसे उपयोगी नदी है। और लेकिन आपसे पूछे कि ऋग्वेद की पवित्र नदी कौन सी है, तो सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऋग्वेद में आपसे पूछेगा कि प्रमुख देवता किसे माना जाता है, ऋग्वेद में प्रमुख देवता किसे माना जाता है, तो इंद्र को प्रमुख देवता माना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पुरंदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरंदर भी कहा जाता है। ठीक, तो इतनी ऋग्वेद से आप लोग इंपॉर्टेंट चीजें याद रखेंगे। जैसे आपसे पूछे कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, नवीनतम वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद का उपवेद आर्यवेद है। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऐतरेय एंड कौशितकी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। और ऋग्वेद में प्रमुख देवता भगवान इंद्र को माना गया है।
और इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। और ऋग्वेद में सूक्ति कितनी है? 1028। ऋग्वेद की उपयोगी नदी सिंधु, लेकिन पूछे ऋग्वेद की पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी पवित्र नदी है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, आपसे पूछे हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है हेडक्वार्टर। न्यूयॉर्क कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में आपसे पूछे कि सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 इसमें सदस्य देश हैं। और सबसे नवीनतम सदस्य देश आपसे पूछ ले सबसे नवीनतम वो है, क्या बोलते हैं, सदस्य देश क्या है? दक्षिणी सूडान है सबसे नवीनतम ऋग्वेद वहाँ पे सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के आपसे पूछे कि वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस हैं इसके महासचिव। कौन? एंटोनियो गुटारेस हैं इसके महासचिव। और ये पुर्तगाली हैं। कौन है? पुर्तगाली हैं। एंटोनियो गुटारेस पुर्तगाली हैं। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ पे? अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या 193 है। और 193वां सदस्य यानी कि नवीनतम दक्षिणी सूडान बनाया। कौन? दक्षिणी सूडान बनाया। राजधानी क्या है? आप लोग बताएंगे। वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस हैं। और ये पुर्तगाली हैं। एंटोनियो गुटारेस पुर्तगाली हैं। ठीक। और अगला प्रश्न है कि मानक समय रेखा, भारत की जो मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य? आपके उत्तर प्रदेश से गुजरेगा। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है। और आपका एक राज्य हो जाएगा उड़ीसा और एक हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो इतने राज्यों से गुजरता है। इतने राज्यों से तो ये गुजरता है। और बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर है? तो भारत की जो मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ये पूर्वी देशांतर है। कौन सा? पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और ये गुजरती कहाँ से? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में प्रश्न गुजरती है कहाँ से? तो पहले तो इलाहाबाद की ये नैनी से गुजरती थी। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती थी। तो लेकिन अब गुजरता है ये कहाँ से गुजरता है? ये इलाहाबाद में एक जगह है मिर्जापुर से गुजरता है। कहाँ पे? मिर्जापुर से गुजरता है। ठीक। अब बात करते हैं ये ग्रीनविच मीन टाइम से, जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 5.5 घंटा आगे है। 5 घंटा 30 मिनट क्या है? ये आगे है। ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और ये है क्या? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है भारत का मानक समय रेखा। और ये गुजरती कहाँ से है? ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी। या फिर नया जवाब आ गया है इलाहाबाद के मिर्जापुर स्थान से। जीएमटी मीन टाइम ये ग्रीनविच से आगे कितनी है? ग्रीनविच मीन टाइम से भारत की मानक समय रेखा 5.5 घंटे आगे है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के सदस्य देश कितने हैं? तो सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र संघ में 15 देश हैं, जिसमें से 5 क्या है? अस्थायी सदस्य। 5 अस्थायी सदस्य, जिसके पास क्या है? 5 अस्थायी सदस्य, जिसके पास क्या है? वीटो पावर है। क्या है? वीटो पावर 5 अस्थायी सदस्य के पास। और 10 क्या है? अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य हैं 10। ठीक। और बात करते हैं 10 अस्थायी सदस्य हैं, तो इनके बारे में याद रखेंगे। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीसी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो द हेग में स्थित है। कहाँ पे? द हेग में स्थित है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 सदस्य है। अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5। जैसे वीटो पावर इनके पास है। ठीक। वीटो पावर किनके पास है? जो अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य कभी नहीं हटते। और ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में ये 2 वर्ष पे क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो
न्यायालय है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? द हेग में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। दो देशांतरों के बीच में सर्वाधिक दूरी कब होती है? तो दो देशांतरों के बीच में जो सर्वाधिक दूरी है भूमध्य रेखा पे होती है। और कितनी होती है दो देशांतरों के बीच की दूरी? तो 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी? 111.23 किलोमीटर होती है। और दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, क्या कहा जाता है? तो दो अक्षांश के बीच में अगर पूछे तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा नियत रहती है, 111 किलोमीटर रहती है। कितनी? 111 किलोमीटर रहती है। और क्यों 111 किलोमीटर? क्योंकि अक्षांशों के बीच में दूरी क्या होती है? समान होती है। अक्षांशों के बीच में क्या होती है? दूरी समान होती है। ठीक, इस वजह से इसमें क्या होता है, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं दो अक्षांशों के बीच की दूरी को। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पे 111.32 किलोमीटर। और इसे क्या कहा जाता है? इसे गोरे कहा जाता है। और दो अक्षांशों के बीच में सर्वाधिक दूरी जो है वो 111 किलोमीटर होती है। और इसे क्या कहा जाता है? दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो कटिबंध कहा जाता है। अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर होती है। और जो देशांतरों के बीच की दूरी है वो भूमध्य रेखा पे तो सर्वाधिक होती है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे कम कहाँ पे होती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ध्रुव पे सबसे कम होती है। भूमध्य रेखा में दूरी ध्रुव पे सबसे कम होती है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अमीर खुसरो के बारे में अभी हमने बताया था, और ये आ गया पटियाली में इनका जन्म हुआ था। पटियाली कहाँ पे पड़ता है? यूपी के पटियाले में इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो के बारे में आपसे पूछे कि खड़ी बोली का जनक कौन कहा है? खड़ी बोली का जनक आपसे पूछ ले किसे कहा जाता है? या फिर आपसे पूछे कि उर्दू कविताओं का जनक, उर्दू कविताओं का जनक किसे कहा जाता है? या फिर वो गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों तो अमीर खुसरो के बारे में कुछ चीजें देखें। जैसे आपसे पूछेगा कि हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? या फिर आपसे पूछे कि सितार एंड तबले का जनक किसे कहा जाता है? सितार और तबले का जनक। या फिर आपसे पूछे कि उर्दू कविताओं का जनक किसे कहा जाता है? या फिर आपसे पूछ ले कि गजलों के जनक किसे कहा जाता है? तो इन सभी चीज़ों के जो जनक हैं वो एक हैं, और उनका क्या नाम है? अमीर खुसरो। इन सभी के जनक कौन है? अमीर खुसरो हैं। ठीक, और अमीर खुसरो के गुरु का नाम अभी हमने बताया कि क्या था? निजामुद्दीन औलिया था। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। ये अमीर खुसरो के क्या थे? गुरु थे। और बात करते हैं, तुगलकनामा की रचना किसने करा था? तुगलकनामा ये किसने लिखा था? तो ये लिखने वाले भी कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो क्या करे थे? तुगलकनामा की रचना किए थे। तो देख लेते हैं अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? पटियाली में, उत्तर प्रदेश में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को। उर्दू कविताओं का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। और गजलों का भी जनक अमीर खुसरो को। निजामुद्दीन औलिया के बारे में ध्यान रखेंगे, ये अमीर खुसरो के गुरु हैं। और बात करते हैं तुगलकनामा की रचना किसने करा था? तो अमीर खुसरो ने। किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। कौन? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। और कब पढ़े थे? 1837 में। लेकिन आपसे पूछे कि किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे किसने खोजा था। तो टी पैंथलर ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा था। टी पैंथलर ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा था। किसने? 1750 में खोजे थे। कब? 1750 में। अभी अशोक के जो है अधिकांश अभिलेख अधिकांश जो है
वो अभिलेख अशोक की किस भाषा में मिलते हैं? तो अधिकांश अभिलेख ये मिलते हैं आपके ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में अधिकांश अभिलेख मिलते हैं। और अशोक के सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अशोक का सबसे लंबा जो स्तंभ है वो है आपका 7वां स्तंभ। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां स्तंभ है। और अशोक का नाम किस अभिलेख में अशोक मिलता है? अशोक का नाम किस अभिलेख में अशोक मिलता है? तो ये मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। मास्की एंड गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखें। जिसमें मास्की कहाँ पे है? ये कर्नाटक में मिला था और गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में खोजा गया था। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को। और अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने था? टी पैंथलर ने अशोक के अभिलेखों को खोजा 1750 में। अधिकांश जो अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश अभिलेख है। और अशोक के जो सबसे लंबा स्तंभ है वो 7वां वाला है। अशोक का नाम किस अभिलेख में अशोक मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। मास्की कर्नाटक से मिला था और गुर्जरा वाला मध्य प्रदेश से मिला था। अगला प्रश्न हमारा, कितने राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा स्पष्ट करती है? तो सीधे 9 राज्य आप लोग लगाएंगे, क्योंकि जो कि राज्यों के साथ पूछेगा। अगर 9, इसका जवाब होगा 9। ठीक, अगर क्योंकि कौन कौन से राज्य हैं तो देख लेते हैं। आपसे पूछेगा कि ये उत्तर प्रदेश की सीमा किससे लगता है? तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे राजस्थान से लगता है। राजस्थान मध्य प्रदेश से लगता है। राजस्थान मध्य प्रदेश से लगता है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ से लगता है। और बिहार से लगता है। और बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो झारखंड से भी लगता है। और उत्तराखंड से लगता है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। और हरियाणा से भी लगता है, हरियाणा से भी लगता है। और एक यूनियन टेरेटरी दिल्ली से भी लगता है। ये अब गिन लीजिए, आप यहाँ पे कितना हो गया है? 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक छूट गया यार। उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से भी लगता है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से भी उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करता है। तो इस तरह से 9 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। ठीक, और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजधानी बताइए, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग सभी जानते हैं, लखनऊ है। और आपसे पूछे कि इस उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना। और 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, 24 जनवरी के दिन मनाते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग याद से ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं कितने राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा स्पष्ट करती है। तो 9 राज्यों के साथ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। ठीक, और राजधानी जिसमें से दिल्ली क्या है? यूनियन टेरेटरी है, राज्य नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और राजधानी कहाँ पे? लखनऊ में है। और ये स्थापना जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को यूपी स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछेगा, अगला प्रश्न है आपसे, अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो अकबर था बिल्कुल अशिक्षित मुगल बादशाह। कौन? अकबर बिल्कुल अशिक्षित मुगल बादशाह था। अगर आपसे पूछे कि आईने अकबरी, आईने अकबरी किसने लिखा था, तो आईने अकबरी लिखने वाले कौन है? अबुल फजल हैं। अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना करा था। अबुल फजल ने आईने अकबरी का रचना करा था। और दीन ए इलाही किसे कहा? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने करा था, तो ये स्थापना करा था अकबर ने, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। और अकबर के जो दरबारी, प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे, और वो जो 9 रत्नों में एक थे, उनका क्या नाम था? अकबर का दरबारी संगीतज्ञ तानसेन था। ठीक, और आगरा का किला किसने बनवाया था, तो आगरा का किला बनवाया था अकबर ने। और बात करते हैं अकबर की, बात करते हैं समाधि कहाँ पे स्थित है या फिर मकबरा, आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पे स्थित है, तो ये पूछा जाता है सिकंदरा में इसकी मकबरा स्थित है। और सिकंदरा कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है, आगरा में स्थित है। तो इतनी चीजें अकबर से इंपॉर्टेंट याद रखें। जैसे पहला मुगल बादशाह अशिक्षित कौन था? अकबर था।
आईने अकबरी की रचना किसने करा था? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना किया था। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। अकबर के दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? तानसेन थे। आगरा का किला किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। और ये बोलते हैं क्या, इसकी समाधि कहाँ पे स्थित है? तो समाधि अकबर की ये स्थित है आपके सिकंदरा आगरा में। फारस की खाड़ी कहाँ स्थित है? फारस की खाड़ी ईरान एंड अरब प्रायद्वीप के बीच में है। अरब प्रायद्वीप के बीच क्या है? फारस की खाड़ी स्थित है। और हारमुज जलसंधि आपसे पूछ ले कि कहाँ पे स्थित है? हारमुज जलसंधि, तो ये फारस की खाड़ी हारमुज जलसंधि फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ने का काम करती है। किसकी? फारस की खाड़ी और ओमान सागर को ये जोड़ती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर तो ये भूमध्य सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है फारस की खाड़ी से। फारस की खाड़ी से जोड़ती है भूमध्य सागर को। और ये फारस की खाड़ी प्रसिद्ध क्यों है? तो फारस की खाड़ी एक ही चीज के लिए प्रसिद्ध है। क्या किया जाता है यहाँ से? तेल का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? तेल का उत्पादन किया जाता है। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो फारस की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। फारस की खाड़ी ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच में। हारमुज जलसंधि पूछ ले तो फारस की खाड़ी को जोड़ता है ओमान सागर से। हारमुज जलसंधि किससे किसको जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी को ओमान सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर ये क्या कहता है? भूमध्य सागर से जोड़ता है फारस की खाड़ी को। या फिर बात करते हैं प्रसिद्ध क्यों है? तेल उत्पादन के लिए फारस की खाड़ी प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे लाला हरदयाल थे। कौन? लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के संस्थापक। स्थापना इसकी 1913 में हुई थी। और स्थापना होती थी कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका में स्थापना हुई थी। और अमेरिका के किस और जो गदर पार्टी था इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया है? तो ये सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया है। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को भी कहाँ पे है? ये भी आपके अमेरिका में है। अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है सैन फ्रांसिस्को में। और वहीं आपसे पूछे कि स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी तो इसका जो है स्थापना मोतीलाल नेहरू और कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू और किसने किया था? चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना करा था। और इसकी स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना? इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और इनका कार्यकाल किसने इस समय भारत में कार्यकाल किसका था? रीडिंग का था। तो दोनों पार्टियों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में होती है। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे इन्होंने बनाया था? सैन फ्रांसिस्को में ही बनाया था। और वहीं स्वराज पार्टी के बारे में 1930 में स्थापना हुई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना करा था। और बात करते हैं इसके बारे में तो ये कहाँ पे स्थापना हुआ था? तो इलाहाबाद में स्थापना हुआ था। कार्यकाल किसका था? रीडिंग का कार्यकाल था। सूफी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूफी आंदोलन की शुरुआत फारस से हुई थी। कहाँ पे? फारस से सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और फारस का आपसे पूछ ले कि पुराना नाम क्या था? तो फारस का पुराना नाम पारसिया था। क्या था? फारस का पुराना नाम पारसिया था। लेकिन आपसे पूछे कि फारस का नया नाम क्या हो गया? तो फारस का नया नाम ईरान हो गया। क्या? ईरान हो गया फारस का नया नाम। और नवरोज त्योहार के बारे में ध्यान रखेंगे। नवरोज त्योहार ये कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये पारसियों का जो है पारसियों का या फिर फारस का प्रसिद्ध त्योहार है। तो देख लेते हैं सूफी आंदोलन की शुरुआत किसने करा था? तो फारस से सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और फारस पुराना नाम क्या है? फारस का पारसिया है। पुराना नाम ईरान का। और बात करते हैं नया नाम क्या हो चुका है इसका? ईरान हो गया। नवरोज त्योहार का शुरुआत किसने? फारसियों ने किया था। ठीक, फारसियों ने किया था।
अगला प्रश्न है 10 नंबर, कह रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी। तो इसने अशोक ने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है उपगुप्त से ली थी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लिया था बौद्ध धर्म की दीक्षा। और बात करते हैं अशोक को क्या कहा जाता है, इसे शिलालेखों का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिलालेखों का जनक आपसे पूछ ले किसे कहा जाता है, तो ये अशोक को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि अशोक की उपाधि किस चीज की थी, तो उसकी जो उपाधि थी देवनाम प्रियदर्शी की। क्या थी, देवनाम प्रिय इसकी उपाधि थी, और प्रियदर्शी भी इसकी उपाधि थी। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी भी इसकी उपाधि थी अशोक का। अगर आपसे पूछे कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। और स्थित कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। अगर आपसे पूछे कि सांची का स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है, तो सांची का स्तूप बेतवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा किसने दिया था, तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने इन्हें दीक्षा दिया था। शिलालेखों का जनक अशोक को कहा जाता है। उपाधि, क्योंकि अशोक ने शिलालेखों को बनाना सबसे पहले शुरू किया था। और देवनाम प्रिय इसकी उपाधि थी, और प्रियदर्शी भी अशोक की ही उपाधि थी। सांची का स्तूप किसने बनाया था, अशोक ने बनाया था, मध्य प्रदेश में बनवाया था। और सांची का स्तूप किस नदी के किनारे आपसे पूछे है, तो बेतवा नदी के किनारे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1961 मानी जाती है, 1956 मानी जाती है। 5 वर्ष तक चलता था पंचवर्षीय योजना। और बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, आपसे पूछे कि ये शुरू कहाँ से हुआ था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये दिल्ली से शुरू हुआ था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का आपसे पूछे मॉडल का था, तो इसका मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। कौन, हेराल्ड डोमर मॉडल प्रसिद्ध प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था। लिया क्यों गया है, ये सोवियत संघ से लिया गया है। किससे, सोवियत संघ से प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो सोवियत संघ से हेराल्ड डोमर मॉडल लिया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किस चीज पे दी गई थी जी, तो ये जो दी गई थी कृषि पर प्राथमिकता दी गई थी। किस पे, किसी पर। इस समय प्रधानमंत्री या फिर कार्यकाल किसका था, इस समय जो है पीएम कौन थे, तो इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुई थी तो ये प्रधानमंत्री थे। तो देख लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 तक चला था। और ये शुरू कहाँ से हुआ था, दिल्ली से हुआ था। और इसका मॉडल क्या था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का हेराल्ड डोमर मॉडल था। और हेराल्ड डोमर मॉडल कहाँ से लिया गया था, ये सोवियत संघ से लिया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना पे जो प्राथमिकता है वो कृषि क्षेत्र पे सर्वाधिक दी गई थी। और कार्यकाल इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का चल रहा था। और वो रक्त समूह का सर्वदाता कौन होता है, तो ओ निगेटिव सर्वदाता होता है। अगर आपसे पूछे कि रक्त समूह में सर्वग्राही कौन सा समूह होता है, सर्वग्राही, तो वो होता है AB+। AB पॉजिटिव सभी से ब्लड ले लेगा। और वहीं आपसे पूछे कि रक्त समूह के बारे में, रक्त समूह की खोज किसने करा था, तो रक्त समूह का जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और वहीं आपसे पूछे कि RH फैक्टर की खोज किसने किया, RH फैक्टर की खोज किसने किया, तो इसका भी जवाब कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, तो O निगेटिव होता है सर्वदाता। और सर्वग्राही क्या होता है, AB पॉजिटिव होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। और पीएच फैक्टर की खोज भी किसने किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था, तो गुरु रामदास ने किया था। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। और बात करते हैं सिख धर्म के बारे में। ये सिखों के गुरु थे। सिख धर्म के बारे में, तो सिख धर्म के सबसे पहले तो यही पूछा गया संस्थापक कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक कभी मत भूलिएगा, गुरु नानक थे। और ये सिखों के पहले गुरु भी थे। गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। और गुरु नानक इन्होंने सिख धर्म की स्थापना करा था। और आपसे पूछे कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। कौन सी, गुरुमुखी है।
पंजाबी भाषा की लिपि। और इसे शुरू किसने किया था? गुरुमुखी लिपि शुरू किसने करा था? तो गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने करा था। अब बात करते हैं खालसा पंथ की स्थापना किसने करा था? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। और गुरु गोविंद सिंह किस नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक, तो अंगद किस नंबर के गुरु थे? ये 2nd नंबर के गुरु थे। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक हैं सिख धर्म के संस्थापक, और सिखों के ये पहले गुरु थे। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। इसकी शुरुआत गुरु अंगद ने किया। गुरु अंगद 2nd गुरु थे सिखों के। और खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया और सिखों के 10वें गुरु थे। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखें। हिंसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो हिंसांग यहाँ पे भारत आया था और ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आया था घूमने। और ये कहाँ का हिंसांग कहाँ का यात्री था? ये चीनी यात्री था। चीनी यात्री था, चीन से आया था बेचारा, यहाँ पे पढ़ने उड़ने लगा था। और बात करते हैं ये किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन हिंसांग किसके दरबार में आया था? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। हिंसांग की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो इसने किस पुस्तक को लिखा था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सी यूकी नामक पुस्तक को इसने लिखा था। सी यूकी नामक पुस्तक को हिंसांग ने लिखा था। हाँ, हिंसांग की पुस्तक के कौन सी है? सी यू की इसकी पुस्तक है। ठीक, और बात करते हैं हिंसांग के बारे में। हिंसांग को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों में राजकुमार। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा एग्जाम में। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। इसे नीति का पंडित भी कहा जाता है। नीति का पंडित भी कहा जाता है। इसे वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या? वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो इतनी चीजें यहाँ से याद रख लीजिए। ठीक, तो देख लेते हैं हिंसांग किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ये किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हिंसांग की जो प्रसिद्ध पुस्तक है सी यू की, हिंसांग की प्रसिद्ध पुस्तक है। हिंसांग कहाँ का रहने वाला था? तो हिंसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। चीन में रहने वाला था। और नीति का पंडित भी कहा जाता है। वर्तमान शाक्य मुनि हिंसांग को ही कहा जाता है। तो धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अपना और पढ़ाई पे बच्चे फोकस करेंगे, इसी तरह से तैयार करते रहेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।